तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमें चैप्टर पढ़ना है महिला एवं जाति में सुधार, जाति एवं सुधार। तो इसका आधा चैप्टर हम कल कर चुके हैं और आज हमारा आधा चैप्टर रह गया था, वो करना है क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है। हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री थोड़ी लेंदी होती है, इसलिए 2 क्लासेस में पूरी करवा दी जाती है, क्योंकि इकट्ठा ओवरलोड कर देंगे तो आप भूल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कल क्या पढ़ा था आज क्या पढ़ा, पूरा मिक्सचर हो जाएगा। क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में कल पढ़ा था, किसके, महिलाओं का पूरा पढ़ा था, और जाति के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे हम किसके, और कुछ सुधार भी पढ़ लिया था क्योंकि वो तो पूरा दिया रहता, लिंकेड रहता ना एक दूसरे से। तो आज बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुधार पढ़ेंगे, यानी कौन से समाज सुधारक थे, कौन कौन से सुधारक किस क्षेत्र में थे, तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे सभी। और इन्हीं चीज़ों के बारे में सुधारक बने थे, ऐसा नहीं है कि सुधारक अलग थे। जो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तो वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सती प्रथा, मतलब इन्हीं सब के लिए बने थे। जाति को ऊंच नीच किया करना या नहीं करना, तो इन्हीं के बारे में बने थे सुधार, समाज सुधारक, सभी सुधारक। तो इनके बारे में हमने आर्य समाज को पढ़ लिया, ब्रह्म समाज को पढ़ लिया, जो कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। इतने हम पढ़ भी चुके, फिर भी अब छोटे छोटे में पढ़ेंगे, पैराग्राफों में नीचे दिए गए, आधा चैप्टर रह गया। तो इस प्रकार से क्लासेस आती हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन का वेट, जैसे कि जिसका जैसे रिजल्ट आने वाला है, 1-2 नंबर कम है तो वो इंतजार करे, अगर 1-2 नंबर कम नहीं है तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे, है ना, क्योंकि जल्दी वो आ जाता नोटिफिकेशन, उसके बाद पढ़ नहीं पाता। पूरी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम स्टेटमेंट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आंसर बता पाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट के जरिए ही, इसलिए कहानी स्टोरी वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। और जो नए आए हुए हैं वो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास डेली वाइज नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी अपडेट आए वो आपको मिल सके, जिससे आप क्लास ज्वाइन भी कर सको और देख भी सको। चलो सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जाति और समाज सुधार से यहाँ तक हमारा हो गया था कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना था, जो कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। पिछली क्लासेस जाकर देख लीजिए, सभी प्लेलिस्ट बना दी गई है इसी चैनल पर, तो सभी जाकर देख लीजिए। और पेपर सीटेट पेपर 2 के भी प्रीवियस ईयर के पेपर भी लग गए हैं, वो भी देख सकते हो आप सभी जाकर। तो पहले इनकी आयु कितनी होनी चाहिए थी शादी के लिए, पहले अगर पूछा गया स्टेटमेंट में, पता नहीं एनसीईआरटी से कुछ भी दे देते हैं वो रिलेटेड, तो पहले इनकी आयु होती थी 16 वर्ष लड़की की, 18 वर्ष लड़का की। और उसके बाद अब बढ़कर कितनी हो गई कि 21 लड़का की और 18 लड़की की, पहले होती थी इतनी। और यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि लिखा है। और 1929 में बाल विवाह का अधिनियम पारित किया गया था कि निषेध, यानी बाल विवाह नहीं किया जाएगा 1929 में। चलो आज स्टार्ट करते जाति और समाज सुधार। तो हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे, तो कई महिलाओं के लिए लड़ रहे थे। तो जैसे कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। जैसे राजा राम मोहन राय जी है ना, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, और प्रार्थना समाज और भक्ति परंपरा का समर्थक भी किया था। क्या क्या किया था कि प्रार्थना समाज और भक्ति परंपरा का समर्थक भी किया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट के जरिए पूछ लिए जाते हैं कि प्रार्थना समाज और भक्ति परंपरा का समर्थन किसने किया था, और जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था। इतना बड़ा दे दिया जाता है पैराग्राफ में, और उसी सारे पैराग्राफ को आपको पढ़ के फिर आंसर लगाना पड़ता है ओनली राजा राम मोहन राय पर। तो फिर इसीलिए तो हम लगा नहीं पाते हैं कि ये किसने किया होगा, हम सोचने लगते हैं किसने किया होगा। अगर हम स्टेटमेंट अच्छे से पूरी थ्योरी सहित स्टोरी वाइज पूरे चैप्टर पढ़ लिए जाएं, पूरे चैप्टर, तो कोई भी एग्जाम है फोड़ के आएंगे हम। कोई भी एग्जाम, जिसका सोशल साइंस है उसके लिए बोल रही हूँ मैं, कोई भी एग्जाम में सब में पढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने स्टोरी वाइज एनसीईआरटी बेसिक लेवल से पढ़ चुकी है। तो क्या दिक्कत है, कोई भी एग्जाम हम तो निकाल ले जाएंगे। इसलिए पढ़ा रहे बेसिक लेवल से, आप सभी को इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। आप ये मत बोलिए कि बोल ज़्यादा है, क्योंकि बताना ज़रूरी है। आज से क्लास स्टार्ट अभी चल रही है, अभी बताना ज़रूरी है, तभी तो आगे की तैयारी कर पाओगे। इसलिए चलो, और जो आगे देखेगा ये वीडियो तो वो इग्नोर कर दीजिएगा तब तक।
तो यहाँ जिसमें सभी जातियों की अध्यात्म का समानता पर जोर दिया गया, सभी जातियों की आध्यात्मिकता हो तो उस पर जोर दिया गया और समानता पर दिया गया। और जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। कब? मुंबई में। और कब? 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। और सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे। कोई गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिन्हें अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके, है ना। और कई लोग ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध भी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। कब? 19वीं सदी। अच्छे से ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। और इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। अब जब स्कूल खुलेंगे, बच्चों में समझ आएगी तो नए रास्ते जरूर खुल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद क्या हुआ? शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा है, जो कि हाईलाइटर करके रखा है, जो बीच बीच के वो इतने ज़रूरी नहीं है ना। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के भी लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने भी चले गए। और नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था पढ़ने के बाद, परंतु गरीबों निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। अगर वे बाहर जाके कहीं भी इधर उधर काम करेंगे तो वो, पता है, गांवों में जो सरबड़ जमींदार होते ना, उनसे जीवन पर जो दमनकारी कब्जे लगा देती है ना, उनसे छुटकारा मिलेगा, उनसे अपमानित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ से जाने लगे दूर दूर काम करने के लिए। वो जूते कौन बना सकता था, इस प्रकार के दिए जाते। तो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से क्या नीची नज़र से देखा जाता था। जो चमड़े के काम वाम करते थे, जूते मूते बनाते थे, उन सबको नीची नज़र से देखा जाता था। जैसे जूते बनाते मदिरा समुदाय के लोग, ये जूते बनाते कौन समुदाय के लोग? मदिरा। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का चित्र दिया गया है यहाँ, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी आ रही थी कि उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। और अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट नौकरी मिल गई थी। और दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कभी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो अम्बेडकर के पिताजी हैं वो एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे या नहीं पढ़ाते थे, ऐसे भी आते ना, व्याख्या कीजिए। तो आपको उसमें लगा तो पाओगे कि हाँ पढ़ाते थे, ये सही है। तो अम्बेडकर जी के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो कक्षा में जगह नहीं, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके और जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था, इस प्रकार से उन्हें दूषित माना जाता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर जा रहे हैं, जी आम ढोकर ले जा रहे हैं। किसके? दुबला समुदाय के लोग। फिर समानता और न्याय की मांग शुरू हो गई। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। और अब मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने की थी। ये भी पूछा जाता है कि मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी घासीदास ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। किसे? जहाँ पर व्यवस्था को सही ठहराने वाले
जो हरिदास थे, हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। जिसे केरल में होगा कोई एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध कर दिया और उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। और उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति और ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इन सभी पंथों को स्थापना ऐसे लोगों ने की थी कि जो गैर ब्राह्मण जातियों के थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। फिर है क्या कि गुलामगिरी ज्योतिराव फुले ये रहे। तो गुलामगिरी, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी फुले का तर्क था, क्या था फुले का तर्क? आर्य विदेशी थे और जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारसों यानी आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। और जब अपने आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। और फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, यह धरती यहाँ के लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। यानी ज्योतिराव फुले ने कहा था, जो कि 1827 में जन्मे थे, उन्होंने क्या कहा कि जो आर्य थे वो यहाँ के नहीं है, वो विदेशी है जो वहाँ से आके यहाँ बस चुके थे और इन्होंने एक उच्चता प्राप्त कर ली थी, यानी सभी को हरा करके तो बड़े बन गए। तो वो यहाँ के जो जाति स्थानीय लोग हैं उनको नीचा दिखाने लगे कि तुम नीचे लोग हो, है ना। फिर फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहांत पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और श्रमिक जातियों को अछूत जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठन होना चाहिए। ये कहा उन्होंने, किसने? ज्योतिराव फुले ने। और फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। किसने? सत्य शोधक समाज के नामक संगठन में ज्योतिराव फुले ने, ये इनके नाम से आता है, पूछा जाता है। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिससे फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई और फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यानी जो 1873 में फुले ने कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक बुक लिखी थी 1873 में फुले ने, है ना। फिर इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। और मंदिरों में कौन जा सकता है? तो अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। अम्बेडकर कौन से महार परिवार में पैदा हुए थे? बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। और उन्हें स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय संता संरचना पर काफ़ी लिखा। फिर सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन
द्वारा आंदोलन शुरू किया, जिससे महाजाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचकर बहुत गुस्सा हुए जो ब्राह्मण थे। तो 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ये दिखाना चाहते थे वे समाज को कि जाति चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये दिखाना चाह रहे थे। और दोस्तों अगला चैप्टर जो अगली क्लासेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनमें सारा सार दिया गया है पूरी बुक्स का, इसलिए आपको अच्छे से देखना जरूर अगली क्लासेस। और लास्ट होने ही वाला है हिस्ट्री का कक्षा 8 की। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ और गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। और उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों और देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी, है ना। ये कौन है? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी है ये। पेरियर के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पड़े बड़े थे। कौन? पेरियर, जो पेरियर बोलते थे जिस नाम को, वो नाम के प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर जो एक मध्यवर्गीय परिवार में पढ़े लिखे थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। इसलिए उन्होंने, पेरियर ने क्या किया, पार्टी ही छोड़ दी थी। फिर उन्होंने क्या किया, पेरियर की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल, द्रविड़ और संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। और उनका मानना था कि धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक और समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। उनका मानना ये था कि ये लोग नहीं मानेंगे, ब्राह्मण लोग, ये सभी लोग अछूता ही करेंगे, इससे मुक्ति पाना अपना ही काम है, हमें ही मुक्ति पाना होगा, कोई और नहीं देगा हमें। तो पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्या थे? जो पेरियार थे वो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। उनका कहना ये था कि जो रामायण भागवत गीता है तो ब्राह्मणों ने ऐसी रची है जिसमें लोगों को छोटा दिखाया जा सके, जो छोटे लोग हैं, और जो पुरुष है वो महिलाओं पर अपना हुक्म जता सके, ये सिखाया है। इसलिए वो आलोचक थे उसके, है ना। तो सुधारों के लिए संगठित होने। अब देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। तो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1830 में की गई थी। संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। और ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने ब्रह्म समाज का पढ़ लिया, डिजोरियो एवं यंग बंगाल। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई विनियल डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इसमें से आप सोचोगे कि ये क्यों पढ़ना, इसी से ऐसे ही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहन किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके
विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यूपीएससी में तक पूछा गया है क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाता है और इसी पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो लुई विवियन ने डेरोजियो हिंदू कॉलेज, लुई विवियन ने क्या किया, तो उन्होंने शुरू क्या किया, तो यंग बंगाल मूवमेंट को उनके द्वारा चलाया गया था। किसके? यंग बंगाल मूवमेंट, यानी उनके द्वारा चलाया गया था। फिर रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। तो जो रामकृष्ण मिशन का नाम है वो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना, रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रखा गया था। और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। जो स्वामी विवेकानंद है वो 1813 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो उन्होंने श्री रामकृष्ण सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया और लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ था। उन्हें केवल ये नहीं था कि धर्म को विकसित करें, वे हर चीज़ में चाहते थे कि सब कुछ विकसित हो हमारे देश में। तो प्रार्थना समाज, अब देखेंगे हम किसको? प्रार्थना समाज। तो ये 1866 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया और प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। और है क्या फिर? वेद समाज, जो मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई और वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्मो समाज ने, जो कि राजा राम मोहन ने स्थापित किया था। तो वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए काम किए और इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व में अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। किसने? वेद व्यास ने। अलीगढ़ आंदोलन। तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद इगलो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से जाना गया और मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। और अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव भी रहा है। फिर है सिंह सभा आंदोलन। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। इन सभाओं में ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे गैर सिख समझती थी इससे मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया और जिससे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता है। जैसे कि खालसा कॉलेज अमृतसर ये रहा, जो कि 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। देखते आगे रह गया कुछ नहीं है तो यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर है क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लगा लोगे आराम से कि किसने कौन सा समर्थन किया था इन विचारकों ने। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ब्रिजलिंग पतुली, ज्योतिराव फुले, पंडिता मीराबाई, पेरियार, मुमताज अली, यूसुफचंद। आप सभी एक कल ले जाओगे और यहाँ पर है सही गलत। तो वैसे एक दो मैं बता देती हूँ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था
और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी, क्योंकि पिछली क्लास में आधा पढ़ा चुके हैं। अगर समझ नहीं आया तो पिछली क्लास देखना जरूरी है, इसलिए पिछली सभी क्लासेस जाकर देख लीजिए। और किसने, ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, पंडित रमाबाई ने, पेरियार ने, मुमताज अली ने, पेरियार ने ब्राह्मणों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। तो बहुत सारा ये आप सभी ने डिटेल्स में पढ़ा है। आप खुद आंसर लगाना, इसके बहुत गुण रहेगा, क्योंकि आप खुद लगाओगे तो आपको इसका नॉलेज होगा कि आपने पढ़ा है, उससे लगा पा रहे क्वेश्चन के नहीं। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। राइट, ये सही है कि जब कब्जा किया था बंगाल पर अंग्रेजों ने, तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति अधिकार आदि के बारे में बहुत से कानून बना दिए थे अंग्रेजों ने। और समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। ये गलत है। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। नहीं, 1929 में पारित किया गया था। तो राइट हमारा वो है। तो इस प्रकार से आज की क्लासेस यहीं ख़त्म होती है और डेली क्लासेस आती रहती हैं। अभी थोड़ी बैक करेंगे क्लासेस, क्योंकि सभी नहीं ले रहे। अगर हाँ कमेंट करके बताना आप सभी अभी ले रहे हो क्लासेस, तो डाल दी जाऊंगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने वाला अभी नहीं आया है, जो कि सीटेट पेपर का, क्योंकि अभी अभी हुआ है ये, इसलिए। तो चलो आज की क्लासेस यहीं ख़त्म करते हैं। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स टू फॉर वाचिंग वीडियो।